हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज बहुत ही अहम हमारे ख़ास गेस्ट हैं प्रकाश पोहरे जी, जो महाराष्ट्र के एक बड़े अखबारों की चेन जो दैनिक देशोन्नति से के नाम से जाना जाता है, उसके एडिटर हैं, मालिक हैं, जो अकोला और नागपुर में बड़े ऑफिस हैं और 23 एडिशन है महाराष्ट्र में। इसके अलावा दैनिक राष्ट्र प्रकाश के नाम से भी अखबार आपका है और आप किसान ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष, किसान मूवमेंट से 35 साल से जुड़े हुए, और आपके अखबार में किसानों के इश्यूज को बहुत ही अहमियत के साथ कवर किया जाता है। आजकल महाराष्ट्र में विदर्भ अलग एक राज्य की मांग को भी आप लेकर के चल रहे हैं। वहाँ पर महाराष्ट्र में आपको लोक नायक के तौर पर, लोगों के नेता के तौर पर माना जाता है। आप बहुत जाने माने समाज सेवी हैं। प्रकाश पोहरे जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक लंबा तजर्बा है। महाराष्ट्र में जिस किस्म की सरकार है वो एक अलग किस्म का तजर्बा हो रहा है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, इसके बाद बहुत कुछ लोगों को उम्मीद है, तब्दीली की उम्मीद है। इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उसके खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। आप उसको कैसे देखते हैं और कौन कौन हैं जो इसमें एक नए किस्म के पॉलिटिकल सिनेरियो को बनाने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले 7-8 साल का जो मोदी गवर्नमेंट का काम हुआ, मैं बीजेपी गवर्नमेंट का काम नहीं बोलूँगा जानबूझकर, क्योंकि ये तो मोदी गवर्नमेंट है। तो उनका जो भी काम हुआ है, तो पूरा का पूरा हर तबके में, हर एंगल में, हर वो लेवल पे ये लोग फेल हो गए हैं। वो नोटबंदी का होगा या अभी कोरोना के बारे में का होगा या किस तरीके से ये होगा, तो इसके अंदर पूरा का पूरा इन लोगों का फेल्योर रहा है। उसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, आपने अगर देखा होगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो महंगी नहीं हुई, दुगनी कम से कम। यानी आप सीमेंट लो, लोहा लो, पेट्रोल लो, गैस लो, या रोज़मर्रा की लगने वाली चीज़ें लो, तेल से लेके तो हर चीज़, ये सारी की सारी अपनी लेवल छोड़ गई है। और जो लोग सत्ता पे ये बोलते हुए आए थे कि हमें सत्ता पे बैठाओ, हम आपको पेट्रोल फलाने रेट में देंगे, ये गैस का सिलेंडर 345 रुपये में देंगे, तो ऐसा बोलने वाले लोगों के ज़माने में 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। पेट्रोल जो है वो अपनी बुलंदियाँ छू रहा है, डीजल महंगा हो गया, क्या चीज़ महंगी नहीं हुई है। तो ऐसे इसके अंदर लोगों को तो ये बिल्कुल बात पक्की दिमाग में घुस गई है। मैं उसके बाद में मानता हूं कि मोदी भक्तों की संख्या कोई कम हुई नहीं है काफ़ी, और मुजूर भी है उनके अभी भी बाकी। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यही कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा अभी ये मानने वालों का भी एक वर्ग बढ़ गया है कि ये इसमें सत्ता में बदल होना चाहिए। और वो हिसाब से ही सारी अभी देश के अंदर अपने काफ़ी अलायंसेस अभी बन रहे हैं। 5 राज्यों की जो भी चुनाव की बात आपने की है, इसके अंदर मैं तो समझता हूं कि काफ़ी अच्छी तरह से इनको झटका बैठेगा, और ये बैठना देश के हित के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है कि अभी तक के लोगों को भावनिक राजनीति में फंसा के लेके गए। बस इनके पास में बस राम मंदिर, अयोध्या, हिंदू, मुस्लिम, इसके सिवा इनके पास में पिछले 7-8 साल में भी कोई विषय नहीं रहा है। ये लोगों के ध्यान में आ गया है, जो भी पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी अकल है। अभी तो बुखार जो है ना मोदी का, पूरा उतर गया है लोगों का। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, ऐसा मुझे अंदाज है। मेन तो है यूपी का इलेक्शन, अगर ये लोग खोते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मोदी जी जो अभी हवा में घूम रहे हैं ना, वो जमीन पे आएंगे और अच्छा होगा देश के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो वो हिसाब से अभी 3 या 4 चरण हो गए हैं, जिन लोगों ने बहुत प्लानिंग करके वो 7 चरणों में किया है। और पद्धतशीरपणे उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से जाटों का क्षेत्र अलग कर दो, ये क्षेत्र, प्लानिंग तो बहुत अच्छी। एक तरफ बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो लेकिन ये सारा दिख गया है कि ये तो इन्हीं के इशारों पे, इन्हीं के तरीके से सब चलता है। ठीक है, खैर है, सत्ता के साथ में सबको जाना पड़ता है। उसके अंदर क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेके तो जो न्यायिक व्यवस्था है हमारी,
वो तक के चरमरा गई है, ईडी से लेकर तो क्या चल रहा है, ये सारी लोगों के सामने बातें गई है। और जो भी एजुकेटेड लोगों का तबका है वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये मानता है कि अब इस आदमी को हटाना, इस पार्टी को हटाना, मोदी को हटाना बीजेपी की बात ही नहीं है, क्योंकि ये वो वाली बीजेपी नहीं है जो बीजेपी यानी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की जो बीजेपी थी वो, या एक जुनून के साथ में देश के हित के लिए जो काम करती थी पार्टी, वो तो ये रही नहीं है। अभी तो ये कुछ इनके चुनिंदा जो कुछ बिजनेसमैन हैं लाडले, इनके हित में काम कर रही है और इन्हीं को सारा देश सारा बेच दिया है, बेचना चालू है। और इनका ये असर है कि आपको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, तो ये किस तरीके से पूरे देश को लुटा रहे हैं। हमारे मुंबई में एक बिल्डिंग है एयर इंडिया की, नारीमन पॉइंट के ऊपर, वो एक बिल्डिंग की कीमत 55,000 करोड़ है। उसके बाद में इतने पूरे ऑल इंडिया में एयर इंडिया का इतना बड़ा ये पूरा पसारा है, इतनी हवाई जहाज़ों की इनके पास में फौज पड़ी है, उसके बावजूद ये एयर इंडिया जिसकी एक बिल्डिंग की कीमत 55,000 करोड़ है, वो एयर इंडिया इन्होंने 19,000 करोड़ में टाटा को बेच दिया। तो ये समझ लो कौड़ियों के दाम, हर चीज। आप, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने तो इसके ऊपर एक स्पेशल शो करना चाहिए कि किस तरीके से अभी तक के क्या क्या बिका और क्या कीमतों में बिका और उसकी एक्चुअल मार्केट कॉस्ट क्या है, मार्केट कैप क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूं कि देशद्रोही काम जो बोलते हैं ना, वो ये लोग कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल पक्की है। ये बोलने के लिए है कि राज मोदी कर रहा है, मोदी जो फेस है, चेहरा है, असल में इनके पीछे जो है ना, इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो काम कर रहे हैं। और उन्हीं के कारण आपने देखा है कि किस तरीके से इन लोगों ने फिलहाल में जो अपना पेंडेमिक का ये लेकर किस तरीके से नौकरशाही के हाथ में इन्होंने जो अमर्याद ताकत दे के रखी है, अमर्याद। आपने देखा, मैंने, आप जाके देखिए किस तरीके से पुलिस जनता को परेशान कर रही है, किस तरीके से महसूल के यानी कलेक्टर ऑफिस के लोग मन चाहे ऑर्डर निकाल रहे, मन चाहे, मिनिस्टर की भी नहीं सुनते, चीफ मिनिस्टर की भी नहीं सुनते हमारे तो उस तरीके से सारी बातें चल रही है। और इसका अभी लोगों में आक्रोश बहुत है, क्योंकि सारा का सारा हर चीज माइनस हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योजक जो है, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं और ये न्यूज़ बाहर नहीं आ रही है। तो ये सारी, अच्छा, मैं अब सियासी तौर पर यानी पॉलिटिकल जो सिनेरियो है मुल्क का, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। महाराष्ट्र में बिल्कुल एक नए किस्म का तजर्बा चल रहा है इस वक्त। एक ज़माने में जो शिवसेना बीजेपी की बिल्कुल साथी रही है एक लंबे अरसे तक, और वो हार्डलाइन हिंदुत्व की पहचान के साथ रही है उनके साथ, अब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही है। क्या इस किस्म का कोई गठबंधन, इस किस्म का जो आमतौर पर कहा जाता है कि नज़रियाती कंट्रास्ट होने के बावजूद एक साथ हैं वो, तो क्या देश की सतह पर भी ऐसा कुछ होने जा रहा है इस बेचैनी के नतीजे में? तो देखिए, ऐसा है कि ये इसके बारे में तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है केसीआर राव बोलते हैं उनको, चंद्रशेखर राव, तो वो इसके बारे में अच्छी पहल कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की है। ये जो अभी 4-5 स्टेट के भी इलेक्शन चल रहे हैं, इसका रिजल्ट आने के बाद में अगर ये करते थे तो इसको ज़्यादा सक्सेस मिलता था। लेकिन खैर ठीक है, चालू तो किया है। हमारे महाराष्ट्र में आए, हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को मिले, शरद पवार जी को मिले और एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि देश के अंदर ये जो कर रहे हैं सिर्फ जातीयवाद के ऊपर जो पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कारण जो जिसका जिक्र मैं इसके पहले आपके सामने किया, तो ये हर आदमी जो भी थोड़ा बहुत जिस चीज में अक्लमंदी है या जिसको देश के बारे में थोड़ी बहुत फिक्र है, ऐसा हर आदमी वही लाइन पे आज के घड़ी में बात कर रहा है। और उसी का नतीजा ये है कि ये अभी नया गठबंधन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर। अभी वो तो समय बताएगा इन लोगों को। अच्छा, आमतौर पर बीजेपी वाले या जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है या उनका गोदी मीडिया एक बात अक्सर कह करके लोगों को खामोश करने की कोशिश करते हैं, अगर मोदी नहीं तो कौन। तो ये जो अपोजिशन के लोग इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से आपको कौन लगता है कि वो देश का नेतृत्व कर सके या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे? आप चूंकि एक लंबा तजर्बा आपका है, आपको क्या लगता है किस पर बात आकर के टिक सकती है? देखिए, ये प्रश्न
जो है यही मूल रूप से वाहियात है। पहली बात तो यानी जो लोगों के दिल में जो आ रहा है वो जो कि भाई मोदी नहीं तो कौन, तो बात ऐसी है कि ये हमारी धरती कोई बांझ नहीं हुई है। देखिए पंडित नेहरू जाने के बाद में कौन, उसके बाद में इंदिरा जाने के बाद में कौन, ये तो हमेशा ही सवाल उठते रहने वाले हैं। क्योंकि ये लोग कैसे है कि ये किसी को आगे आने नहीं देते। अभी देखिए दिल्ली के अंदर आपका हर जगह पे जाओ तो केजरीवाल की फोटो, यानी दूसरा कोई आदमी है ही नहीं अपने देश के इसके लिए सिर्फ मोदी मोदी मोदी। क्या आपको पता है बाकी के सारे इसके जो मिनिस्टर होंगे नाम तक के पता है आपको? किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को आगे नहीं आने देते। अभी इतने में तो मैंने एक देखा है कि इवन हमारे अमित भाई भी पीछे होकर दिए, वो भी उसके इतने में ज्यादा नजर नहीं आती। नहीं तो पहले तो दोनों की जोड़ी चलती थी, लेकिन अभी तो सिर्फ अपनी बस दाढ़ी वाले बाबा हमारे आगे आते रहते हैं और वो बताते रहते हैं। नहीं साहब, कई बार तो उनकी सिक्योरिटी वालों ने कैबिनेट लेवल के लोगों को एकदम हटा करके पीछे किया। ऐसा लगता है कि मोदी जी की खुद इंस्ट्रक्शन है कि मेरे अलावा फोटो में कोई नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें होने से क्या होता है, हमारे देश के अंदर अच्छे यानी होनहार लोगों की और अक्लमंद लोगों की कमी नहीं है। लेकिन कैसा है देखिए कि अगर एक आदमी तलवारबाजी कितनी अच्छी कर सकता है ये आपको कब मालूम पड़ेगा? जब आप उसको जंग में तलवार लेके छोड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। एक आधा आदमी बहुत अच्छा तैराक है, ये कब मालूम पड़ेगा? उसको पानी में डालेंगे तो पता लगे। बिल्कुल। तो कैसा है, एक बार होने दो। मेरा बोलना है कि 100 आदमी अगर डाल दिए इसके अंदर सिस्टम में तो 50 तो आदमी काम करेंगे। मेरा तो ये तजुर्बा है कि 90% लोग काम अच्छा करते, 5-10 गधे रहते हैं। और दूसरी बात जो आप जो बोल रहे हैं, देखिए ये समस्या किसकी है? मोदी नहीं तो कौन, भाजपा की समस्या है। ये देश के सामने की समस्या थोड़ी है। एक बात समझिए, देश के सामने की समस्या नहीं है ये। तो बाकी के पार्टियों में तो कई अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, अच्छे लोग पढ़े कि जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोग और काबिल लोग हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मैं अब आना चाहता हूं, किसान मूवमेंट जो चला उसका असर इस पूरे खास तौर पे पंजाब और उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। राकेश टिकैत जो उनके लीडर हैं वो बार बार अपने लोगों को होशियार कर रहे हैं कि आप लोग होशियार रहें, हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान ये 2-2.5 महीने के मेहमान हैं और इसमें आपको भटकना नहीं है। तो ये इस लाइन पर किसान का लीडर पूरे एक तरह से लोगों को, समाज को, हिंदू को, मुसलमान को, हर तबके के लोगों को लीड कर रहा है और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनका तो राम राम सत्य है, हो गया। बिल्कुल। तो अब आप चूंकि किसानों के जो मूवमेंट्स चले हैं वो आपने लंबे अरसे से देखे हैं, इस तरह की किसानों की पॉलिटिक्स पर असर किसानों का अब से पहले कुछ देखा है और अब क्या कुछ तब्दीली है? किसान क्या बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ड्राइविंग सीट पे आ गया है क्या मुल्क के हुकूमत की तब्दीली या हुकूमत चलाने में? देखिए ये फिलहाल में बोलना ये जरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको रिस्की बात रहेगी कि नहीं किसान ने अभी बागडोर संभाल ली है। लेकिन एक बात जरूर है कि एक जमाने में जो किसानों के हमारे नेता थे, पर्टिकुलरली राकेश टिकैत के पिताजी जो थे, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको ये सियासी दांव पे ध्यान में नहीं आते थे। लेकिन अभी के सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द क्या हो गया है कि अभी जो किसान नेता आ गए हैं उसके अंदर हमारे बलबीर सिंह जी राजेवाल साहब हो गए या हमारे अभी टिकैत है, ये सारे के सारे एजुकेटेड लोग हैं, इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो इनको इतनी मुंह की कहानी पड़ी ना, 1 साल भर आंदोलन चलने के बाद में मोदी को आखिरी पीछे लेना ही पड़ा तीनों कानून, ये बोलते हुए करना पड़ा। अच्छा, इनकी बेशर्मी तो आपने उनकी जनसभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, उनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें कोई नहीं आ रहा है, बल्कि गांवों से ये खबरें आ रही हैं कि गांव में घुसने नहीं दे रहे। किसानों ने ये कहा हुआ है कि जो भी उनकी रैली में जाएगा उसका बाइकआउट हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अब क्या आपको 5 राज्यों में क्या कुछ नजर आ रहा है नतीजे? निश्चित रूप से किसान का जो ये आंदोलन के अंदर जो है बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, इतना तो मैं आपको बोलूंगा। मैं नहीं समझता हूं कोई कितना भी अंधभक्त होगा, और वो अंधभक्त तो क्या है जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, जिनको कोई यानी ये नहीं है, जिनके पगार वगैरह सब चालू है, सब रोजी रोटी चालू है और अच्छी तरह से ये लोगों को लूटने में कामयाब हो रहे हैं, ऐसे लोग भले ही अंधभक्त हो गए। लेकिन जो किसान जो है, मैं नहीं समझता हूं कि अभी 1% भी किसान, 1% आई एम टॉकिंग,
कि ये इनके साथ में होगा, मोदी के साथ में, क्योंकि इन्होंने देखा है ना कि जब से सत्ता में बैठे हैं। मैं आपको बताना कोशिश करूँ, 2013 के अंदर ये लोग गाँव के अंदर इन्होंने निकाली थी, हमारे महाराष्ट्र के अंदर, कि हमारे हाथ में सत्ता दे दो। सोयाबीन का भाव उस समय पे 4400 रुपये चलता था, हमको बैठाओ, हम 6000 रुपये देंगे। कपास का भाव 6000 चलता था, ये बोले थे कि हमको बैठाओ, हम आपको 10,000 रुपये भाव देंगे। ये तरीके से इनकी वाहियात बातें चलती थी। और जब से सत्ता में बैठे 2014 से, सोयाबीन का भाव 2014 से तो 2019 तक ये 3,500 के अंदर आ गया। और हर चीज का, यानी वो किसान का माल सस्ता हो रहा है, देखिए, और मार्केट में महंगाई ज्यादा हो रही है। दुगनी, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे वाली बात 2022 तो चालू हो गया। आमदनी दुगनी की छोड़ो जी, जो थी वो भी कायम नहीं रही। प्लस अभी खेती को लगने वाली जितनी चीजें है, डीजल है, खाद है, बीज है, लेबर है, ये सारी के सारी आसमान छू रहे हैं, इतने भाव बढ़ गए हैं। तो किसान तो जो था वो पूरा मिट्टी में गाड़ दिया इन लोगों ने। तो नेचुरली ये तो अभी किसान तो इनको वोट देने वाला नहीं है। इसका बहुत अच्छा देखिए ना, बंगाल का एग्जांपल आपके सामने है। इतने इन्होंने वहां पे पूरी की पूरी यानी उतार दी, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री उतार दी। क्या हुआ? एक औरत, वो भी लंगड़ी औरत उस समय पे, वो इनको मात दे गई। इससे और क्या चाहिए? और यहाँ तो एक से घाक बैठी 5 राज्यों के अंदर। तो अच्छा, मैं अब एक चीज और समझना चाहता हूँ, वो ये कि महाराष्ट्र से आप विदर्भ इलाके को अलग करके अलग राज्य की मांग करने वालों में से आगे आप नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है आपको तकलीफ महाराष्ट्र के साथ रहते हुए? और विदर्भ में कितने जिले, कितना एरिया आता है? थोड़ा सा, चूंकि देश भर के लोग देखते हैं, विदेशों में भी देखते हैं, उनको जरा मालूम हो कि विदर्भ कितना बड़ा एरिया है और आपकी तकलीफ क्या है, क्यों आप अलग होना चाहते हैं? देखो 1955 में हम लोग महाराष्ट्र के साथ में जुड़े। उसके पहले एक्चुअली हम लोग सीपी और बेरार थे, यानी मध्य प्रदेश के कुछ जिले और हमारे विदर्भ के ये जिले, ऐसा करके हमारा खुद का ऑलरेडी स्टेट था। नागपुर ये हमारी राजधानी थी। लेकिन उस समय पर कुछ जो पश्चिम महाराष्ट्र के नेता थे, खास करके यशवंतराव चौहान जो है, उन्होंने हमारे उस समय पे जो भी नेता थे, लोग थे, उनके साथ में बातचीत करी, पब्लिक से ओपिनियन नहीं लिया। तो इन लोगों ने खुद के सियासी दांव पे चलाए और बोले यशवंतराव चौहान की, नहीं आप हमारे साथ में जुड़िए, हम आपको काफ़ी ये कर देंगे। उसके बाद में उन्होंने नागपुर करार बनाया, उसको बोलते, तो कि भाई जनसंख्या और ज्योग्राफी ये हिसाब से पैसा जो भी आता है स्टेट के अंदर उसका बंटवारा होगा और हम आपको अच्छी तरह से न्याय दिलाएंगे। तो वो कुछ पाला नहीं गया। फिर उसके बाद में अकोला नाम से करार हुआ, तो वो भी कुछ हुआ नहीं है। 1955 में इनके साथ में हम जुड़े थे। आपको माहिती के लिए बताऊंगा कि उस समय पे हमारे 66 आमदार थे, 66। क्या आप जानते हो कि 1955 में या 1960 के अंदर हमारे 66 आमदार, उसके बाद में तो दुनिया की आबादी बढ़ी, भारत की आबादी बढ़ी, विदर्भ की आबादी कम हुई। और नतीजा ये हुआ कि हमारे 66 आमदार में से 62 आमदार हुए, 4 आमदार कम हुए हैं। और नेचुरली एक आमदार जो आप कहते हैं वो विधायक को कहते हैं, विधायक एमएलए कम हो गए हमारे। तो ये देखिए ना, यानी क्यों हुए? क्योंकि विदर्भ में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो बच्चे नौकरी करने के लिए बंबई, पुणे या फॉरेन में भाग रहे हैं। अब बच्चे चले गए तो माँ बाप भी चले गए उनके पीछे। तो इस तरीके से हमारा विदर्भ जो है ना, अभी सिकुड़ते जा रहा है। विदर्भ की जनसंख्या बढ़ना छोड़ो, कम होते जा रही है। विदर्भ की पैदावार क्या है, नेचुरल रिसोर्स हमारी? तो देखिए, पहले तो कपास, ये हमारा मेन था, कपास। और इसीलिए हमारे वराड़ और सोने की करार माने बॉर्डर, रीजन विद गोल्डन बॉर्डर, ये हमारी इसमें कहा जाता था हमेशा। लेकिन क्या हुआ कि हमारे कपास की कीमतें जो थी, मैं आपको एक ही लाइन में बताऊंगा। जब आजाद हुए थे, 1 क्विंटल कपास बेच के हम लोग 3 तोला यानी 36 ग्राम सोना खरीदते थे। उसके बाद में 1972 के अंदर हम लोगों पे वहां पे कपास के किसानों को ये दिलाने के लिए हमारे यहाँ पे मोनोपोली कॉटन स्कीम चलाई गई। उसमें भाव मिला 275 रुपया क्विंटल का। सोने का भाव वो साल में था 180 रुपया। 1 क्विंटल कपास बेच के मैंने खुद 18 ग्राम सोना खरीदा था। 18 ग्राम सोना खरीदा था। आज मैं 1 क्विंटल कपास बेचता हूँ तो 1 ग्राम सोना खरीद सकता हूँ। 36 ग्राम, 18 ग्राम और 1 ग्राम, इतने पीछे गए हम लोग। तो दुर्दशा हो गई। तो जो रीजन विद गोल्डन बॉर्डर बोला जाता था, अभी ये रीजन
विथ आत्महत्या, रीजन विथ आत्महत्या का ये हो गया है। हमारा विदर्भ सबसे ज्यादा धनी है। हम लोगों के पास में, हम लोग विदर्भ के अंदर 11,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं, 11,000 मेगावाट। गवर्नमेंट के इसके MSCB जो बोलते हैं वो लोग 6,600 मेगावाट बनती है, बाकी की जो बिजली बनती है वो प्राइवेट में बनती है। लेकिन कुल मिला के 11,000 मेगावाट बिजली विदर्भ में बनती है, जिसमें से सिर्फ 1,800 मेगावाट हम लोग यूज करते हैं। और वो, लेकिन वो बिजली और महाराष्ट्र को जाने वाली बिजली, उसका भाव एक ही है। यानी हमारी बिजली हमको सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि हम पैदा कर रहे हैं उसको। यानी ये बिजली घर के ताप हम सहन कर रहे हैं, उसकी राखड़ का जो पोल्यूशन है वो हम लोग सहन कर रहे हैं, लेकिन हमको ही बिजली नहीं मिलती है। हफ्ते में 3 बार बिजली मिलती है किसानों को, वो भी रात के टाइम पे मिलती है 3 दिन। तो ये इस तरीके से जो हमारे पे अन्याय अत्याचार चल रहा है। देखो सारा जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, खनिज है, यानी कोयला हमारे पास में, मैग्नीज हमारे पास में है, हमारे पास में सारा का सारा कोबाल्ट से लेके तो हर चीज हमारे विदर्भ इतना रिच है साहब कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। और लेकिन हमारा ही शोषण करके ये लोग ये कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, विदर्भ में करीब करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। 500 मिली एक को दूध लगा तो इसका मतलब 1.25 करोड़ लीटर दूध लगता है रोज का। 25 लाख लीटर ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे आता होगा या बनता होगा, ऐसा समझ लो। 1 करोड़ लीटर दूध रोज बाहर से आ रहा है, और 50 रुपए का भाव पकड़ेंगे तो 50 करोड़ का रोज, महीने का 1,500 और साल का 18,000 करोड़ रुपए का तो दूध खरीदते हैं हम लोग। हमारे यहाँ मौसम भी बाहर से आती है, अंडे बाहर से आती है, मुर्गी बाहर से आती है। 1 लाख करोड़ तो हम लोग ये हमारे परचेस में हम लोग जाता। तो इस तरीके से विदर्भ का सातत्य से शोषण, ड्रेनेज, और जो पैसा हमको मिलना चाहिए, देखो 23% हम स्टेट के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, तो 23% नौकरियां जो भी सरकार की है वो हमको मिलनी चाहिए थी। तो 30% में से हमारे को नौकरी मिली है ज्यादा से ज्यादा 7%, 8%, और उसके बाद में बाकी की के अंदर देखिए 2 लाख करोड़ रुपए का तो हमारा सिर्फ इरिगेशन का बैकलॉग है। इरिगेशन का हमारे विदर्भ के कोई जिले ऐसे कि जिसको सिर्फ 2% इरिगेशन है, 2%। पूरे महाराष्ट्र विदर्भ का इरिगेशन टोटल 17% है। बाकी के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पूना को 102% इरिगेशन है, कोल्हापुर में 90% इरिगेशन हो गया। इन लोगों ने सारा पैसा लेके भगा के हमारा शोषण कर दिया, और हम लोग सिर्फ देखते रह गए। तो अभी ये जिसको बोलते हैं ना अति, ये अति हो गया है। तो अति होने के कारण अभी ये जो है, अभी हम लोग अभी हमने तय कर लिया है कि अभी इनके साथ में, इन लफंगों के साथ में बिल्कुल रहना नहीं है, और हमारा ये करना है। देखिए 26 इंच से लेके तो 40 इंच तक के बरसात विदर्भ में होती है। पानी हमारे पास, हमारा पानी भाई के उधर लेके जाते। हमारे यहाँ ये जो बनाने चाहिए थे, डैम्स होने बनाने चाहिए, ये बनाए नहीं, कैनाल्स नहीं बनाए। और उसके बाद में ये जो है अपना जो जंगल जो है पूरे महाराष्ट्र का 60% जंगल हमारा है। 60% जंगल हमारे विदर्भ में, सारे नेचुरल रिसोर्सेज सारे हमारे हैं, और सब लूट के लेके वहां जाते महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में। तो ये लोग लफंगे हैं, इनके साथ में विदर्भ के लोग। आपके इस विदर्भ की जो मांग है उसमें पुरानी है, 100 साल पुरानी मांग है, अभी की नहीं है। अब जनता की तरफ से वी आर दी ओनली पीपल जिन्होंने खुद की राजधानी खोई। हमारी खुद की राजधानी थी भाई नागपुर। राजधानी छोड़ के हमने ये लफंगों के शब्दों में आ गए, और हम विश्वास रखा उनके ऊपर, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया, और दूसरा कुछ नहीं है। तो ये बहरहाल देश के अंदर ही एक ही राज्य में, बल्कि अगर आप जब दिल्ली से शुरू करें तो बहुत से राज्यों को शिकायत होती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। लेकिन जब राज्य के अंदर भी जाएं तो वहां भी ऐसे इलाके, ऐसी जगहें मिलती हैं जहां उन्हें जुल्म का शिकार होना पड़ता है। विदर्भ उसकी मिसाल है। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल, पानी, हर चीज़ है, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरी तरफ जा रहा है। बिजली अपने यहाँ बनती है, लेकिन किसानों को रात में 3 दिन मिलती है बिजली। तो ये उनको एक तरह से दबाए रखने का एक साजिश नज़र आती है। और जिस तरह से प्रकाश पोहरी जी ने कहा कि इन लफंगों के साथ नहीं रहना चाहते, ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में जब एक दूसरे के साथ ऐसे जुल्म का तरीका अपनाया जाएगा तो ऐसे एहसास पैदा होना ज़रूरी है। और इसी से लोगों में एक नफ़रत
जो जालिम होता है उसके खिलाफ होती है, वो बात आपकी बात में नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पवार जी। कोई आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने महाराष्ट्र के लोगों को, और ख़ास तौर पर जिन राज्यों में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जहां कुछ बाकी हैं अभी कुछ? ऐसा है कि लोगों ने जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए, जो आजू बाजू में कुछ हो रहा है वो देखना चाहिए। पार्टी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी सरी पार्टी या सरी की है। मैं तो इसलिए मैं तो कभी कोई पार्टी में जाने की मेरी इच्छा भी नहीं होती, हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन पहले देखिए खुद का विकास कितना हो रहा है। खुद का विकास होगा कहने का मतलब गांव का विकास होगा, गांव का विकास माने प्रदेश का, राज्य का विकास होगा, ये समझ के काम करिए। जो आदमी भावनाओं में हमको नहीं बहाएगा, देखिए ये एक हिसाब के मुद्दे के ऊपर कितनी इन्होंने अंगार लगा दी, कितने लोगों में नफरतें फैला दी। तो ये इस तरीके से हमको इस नफरत की राजनीति में जाना है या विकास की राजनीति में जाना है, ये ध्यान में रख के ये हमको आगे जाना पड़ेगा। और जो पार्टी, जो आदमी, जो नेता हमको हमारे इस तरीके से आगे लेके जाएगा, ये सारे विकास के मुद्दों के ऊपर जिसके पास में डेवलपमेंट का जिसके पास में मॉडल है, ऐसे आदमियों के साथ में जाना चाहिए। इतना ही मैं लोगों को बोलूँगा। और वो हिसाब से ही लोगों ने खुद की जो समय है, खुद की जो बुद्धि है, खुद की जो एनर्जी है, वो ऐसे लोगों के पीछे लगाना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पवार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल्ली आए हुए थे तो हमने सोचा कि आपके साथ बात हो जाए, क्योंकि अब से पहले भी एक दो बार हमने इंटरव्यूज़ आपके दिखाए हैं, हमारे दर्शकों को वो सब याद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।